बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने सवाल पूछा। मेरे बहुत जो साक्षात्कार हुए उसमें इस तरीके का सवाल हमारे सामने आया और मैंने यही निवेदन किया कि देखिए, जो हमारे पार्टी के सप्त सिद्धांत, आप ये देखिए कि 47 के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इस तरीके से मुखर होके किसी ने भी इस तरीके से सप्त सिद्धांत के रूप में या सैद्धांतिक तौर पे इन विषयों को अपने पॉलिटिकल पार्टी के फंडामेंटल्स में इंक्लूड नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में या संविधान में इंक्लूड करना कभी-कभी और उसे छोड़ देना जी वो एक जी, अलग बायोलॉजी के हिसाब से लेगा। मूल। और दूसरा मुख्य तौर पे ये देखना है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, मैं यही सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी गारंटी मैं स्वयं दूं, ये मुझे शोभा नहीं देगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, पर्याप्त सूचना अवेलेबल है, जिसके आधार पे आप आकलन कर सकते हैं कि ये जो सप्त सिद्धांत हैं, केवल हम इन सप्त सिद्धांतों को इंटेलेक्चुअल आर्टिकुलेशन के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं, या वाकई इन सप्त सिद्धांतों को जीने का कार्य हमने किया है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये जो सप्त सिद्धांत हैं, इन सप्त सिद्धांतों पे चलते हुए, सप्त सिद्धांतों के रास्ते में जो जिस तरीके से पॉलिटिकली स्पीकिंग जो भी चैलेंजेस आए उनसे लड़ते हुए मेरा स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो बना है, शेप हुआ है। पिछले 7-8 वर्ष के संघर्ष में आप ये देखेंगे तो इन सप्त सिद्धांतों में से 70-80% विषयों पे हम ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के संबंध में डिलीवर कर चुके हैं। मान लीजिए, सप्त सिद्धांत के संबंध में मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म करने की बात आती है, तो ये केवल ऐसा नहीं है कि जो हमने किताब से पढ़ा उठा के डाल दिया ताकि लोगों को, हिंदुओं को पसंद आ जाएगा और हमारी तरफ आकर्षित होंगे। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी का जो श्राइन है, जो मंदिर है, उस पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त कराने के लिए स्वयं मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। और मुझे बताते हुए ये आपको आज खुशी भी हो रही है कि वो जो केस है वो अपनी फाइनल स्टेजेस में पहुंचा है। भाजपा की सरकार ने जवाब दिया और जवाब में ये हाईकोर्ट के सामने कहा कि नहीं नहीं, हिंदुओं को माता वैष्णो देवी श्राइन का नियंत्रण नहीं दिया जाएगा, सरकार या स्टेट ही इस मंदिर का, इस स्थान का नियंत्रण रखेगी। तो वो संघर्ष हमारे सामने है। आपने जनसांख्यिकी के संबंध में हमारे सप्त सिद्धांतों में से एक सिद्धांत देखा होगा कि जिस तरीके से हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी रीजन्स कन्वर्ट करने का पैन इस्लामिक ताकतों का षड्यंत्र है, जिसे लैंड जिहाद के माध्यम से और तरह तरह के तरीकों से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस संबंध में जम्मू कश्मीर में पिछले 6 वर्षों में संघर्ष करते करते ऐसे कानून जो विधानसभाओं ने 2/3 बहुमत से पास किए, उन्हें हमने 6 वर्ष की लड़ाई में ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। रोशनी कानून की मैं बात कर रहा हूं, जिसके जरिए मुसलमानों को सरकारी जमीन पे मालिकाना हक देने का काम किया जाता था। साथ ही साथ उसके साथ 14 फरवरी 2018 का एक ऐसा आदेश मुख्यमंत्री, जो बीजेपी और पीडीपी की ज्वाइंट चीफ मिनिस्टर थी, 14 फरवरी 2018 को दिया, जिसमें कहा कि अगर मुसलमान जमीन पे कब्जा करता है हिंदू बहुल क्षेत्र में, जम्मू संभाग में, तो कोई डीएमएसएसपी उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। उसे निस्तनाबूद करना, उस सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में लाना, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स, खासकर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हिंदू बहुल क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से की जा रही थी, उसे रिवर्स, उसे रोकने का काम करना, लोगों में जन चेतना फैलाना, तो उस पर हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो देखिए, इन सप्त सिद्धांतों के चलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपना अपना जो व्यक्तित्व है वो उस तरीके से शेप होगा। माइनॉरिटीज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जून 2016 से 2018 तक मैं रहा, स्वयं अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और स्वयं उसे लड़ा। 12 मार्च 2018 को आदेश करवा दिया कि मुसलमान जम्मू कश्मीर में क्योंकि बहुसंख्यक हैं, इसीलिए इन्हें माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का दर्जा और उसके दर्जे के तहत आने वाली स्कीम्स का फायदा नहीं मिलेगा। इस केस की सुनवाई के दौरान 2 बार हमने केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जुर्माना करवाया। 15,000 रुपए का जुर्माना नरेंद्र मोदी सरकार पे लगा, उसके बाद 30,000 रुपए का जुर्माना लगा, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे पीडीपी की सरकार के साथ मिलके कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट एक ही पूरे भारत संघ में है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, पिछले 70 साल से गैर मुसलमानों का हक मुसलमान ले रहा है, हम मानते हैं, हम इसे तत्काल प्रभाव से ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरीके के एफिडेविट्स जब फाइल हुए तो जुर्माने लगाए गए। तो मैं केवल अपनी कोई बखान ना करते हुए केवल ये स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे सप्त सिद्धांतों के संबंध में पब्लिक डोमेन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके आधार पे एक रैशनल व्यक्ति जो साइको एनालिसिस ना करे, इस निर्णय पे पहुंच सकता है कि हमारे इन सप्त सिद्धांतों के प्रति कमिटमेंट का लेवल क्या है।
और कमिटमेंट के लेवल के आधार पे ही ट्रस्ट बिल्डिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। ये तो एक लगातार, देखिए ट्रस्ट बिल्डिंग तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन आपको शुरुआत तो विश्वास से करनी पड़ेगी, और विश्वास आपको आंखें बंद करके नहीं करना है। तो अगर आप इन सबको सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, तो इन सबको सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में हमारे संघर्ष को देखिए, आपको कोई भी शक नहीं रहेगा। और फिर जब सब लोग साथ मिल के चलेंगे और एक सनातन भारत की पार्टी और इन सब तो सिद्धांतों पे आगे चलना ही है, ये नॉन नेगोशिएबल है। मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया जो है आपको एक मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि धोखा हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, हम पैराशूट होके नहीं आए। हमें किसी ने उठा के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, या विधायक या एमपी नहीं बना दिया। एक पथ है जिस पथ पे संघर्ष करके आगे अंकुर जी, जी अंकुर, जब आप आगे बढ़ते हैं तो जी, फिर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आप वही बन जाते हैं। तो आप अपने खिलाफ किस तरीके से होंगे, इन सब सिद्धांतों से हटना मतलब अपने व्यक्तित्व के खिलाफ होना। और जैसे ही आप होते हैं आप खत्म हो जाते हैं, जैसे ही आप धर्म का रास्ता छोड़ते हैं आप खत्म हो जाते हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस संगठन को, इस पार्टी को जैसे जैसे बल मिलेगा, सनातन भी और मजबूत होगा, और इन फंडामेंटल्स पे हम आसानी से डिलीवर कर पाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दूसरा सवाल, एक कमेंट है या कहते एक राय है जी। ये स्वामी जी आप रुक जाइए, कुछ कमेंट आ रहे हैं। ये लिखते हैं क्या कहा गया, हाँ ये लिखते हैं जी, प्लीज ऐड इन मैनिफेस्टो गन राइट्स फॉर हिंदूज, और दूसरा है 1% लैंड टैक्स ऑन रिच लैंड होल्डर्स एंड देन गिव दैट मनी टू हिंदूज। देखिए ये जो सुझाव हैं, ये बिल्कुल आपके सुझाव, हमारी टीम बैठी है, जो ये सब जितने भी सुझाव हमें आ रहे हैं उसे हम नोट कर लेंगे, और हमने नोट ये कर लिए, आप मान के चलिए। और मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 23 अप्रैल को जो हरिद्वार में हमारी मीटिंग है, वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसके बाद वो शुरू हो जाएगी। तो जितने भी सुझाव आ रहे हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और जहां तक गन लाइसेंसेस की बात है, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि आर्म्स एक्ट के तहत सिलेक्टिवली हिंदुओं को गन लाइसेंसेस नहीं दिए जाते। जम्मू कश्मीर में रहते हुए मैं इसकी आवश्यकता भी समझता हूं। तो कानून हमारे सामने अवेलेबल है। मुझे लगता है कि आप इस बात पे निश्चिंत रहिए कि जिस मिलिटराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के, आर्म्स एक्ट के दायरे में रह के, और हमने इनेबलिंग प्रोविजंस बनाए हैं, संविधान, पार्लियामेंट ने ये कानून बनाए हैं, जिस भी तरीके से उसका बढ़िया क्रियान्वयन करने की आवश्यकता होगी वो चीजें आएंगी। लेकिन फिर भी ये विचार पार्टी के सामने रखा जाएगा, और अंततः ये मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा वो पार्टी तय करेगी। लेकिन प्रोबेबली ये नोट हो गया है, और मुझे लगता है कि इस विषय की जो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है, मेरे इस जवाब से आपको वो समझ भी आ गई होगी। अच्छा अंकुर जी, एक कमेंट हो रहे थे स्वामी जी, जी जी स्वामी जी ये हमारे भाई का एक कमेंट लिखते हैं कि व्हाट सिमिलर टू सी 1920 एंड 2020 गांधी एंड मोदी बीजेपी प्री इंडिपेंडेंट कांग्रेस हिंदूज हैज नेवर अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम 1947 रीलोडेड। मोटा मोटा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप यही कह रहे हैं कि कायदे से बीजेपी कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो मुझे लगता है वैसी परिस्थिति के बारे में जब फैल गई है, जन चेतना फैल गई है, तो देखिए एक दायित्व बन पड़ा था हर एक सनातनी पे कि सनातन विकल्प, क्योंकि देखिए इंडियन स्टेट, भारत की राज्य सत्ता, उसमें सरकारें कोई भी आए, वो सनातन के प्रति घृणा का ही भाव रखती है। क्योंकि देखिए ये इनग्रेन्ड है इंडियन स्टेट अपरेटस के स्ट्रक्चर में, पॉलिसीज के लेवल पे, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के लेवल पे, पॉलिसीज जो पैराडाइमल इन नेचर बन गई हैं, प्रेफरेंसेस के लेवल पे, ऐसे इंडिविजुअल्स प्लांटेड हैं आपके स्टेट अपरेटस में, ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक स्ट्रक्चर्स में, जो सनातन से घृणा करते हैं। तो आकलन है कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू सनातन, एक घृणा का एक तल्ख जो है वो रखती है। तो मुझे लगता है कि उसको खत्म करने का समय आया है, और उसी कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं बन पाई जो सनातन के मूल सिद्धांतों को, मूल्यों को कंसोलिडेट और सुरक्षित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। तो ये दायित्व बन पड़ा था हर एक सनातनी पे। मुझे लगता है कि आज हमने पार्टी की घोषणा करके और सप्त सिद्धांतों के माध्यम से सब कुछ साफ भी है, उस दायित्व को डिस्चार्ज करने की दिशा में अगला कदम उठाया है। मुझे लगता है कि पूरा सनातन समाज, इस राष्ट्र में विश्वास करने वाले लोग
जो देशवासी हमारे हैं इस प्रयास में हमारे साथ शामिल होंगे। पहला कदम उठाने को बहुत कम लोग तैयार होते हैं। मुझे लगता है देखिए ये दायित्व है। पार्टी बनाना कोई ऐसी बात नहीं है कि नया कोई हमने कोई एंटरप्राइजिंग कोई काम किया है। मुझे लगता है कि सनातन के प्रति ये मेरा धर्म था कि इस चीज को किया जाए, ये मेरा दायित्व था कि इस चीज को किया जाए। अब सनातन की सुरक्षा के लिए अमेरिका कनाडा से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, इसी माटी से निकल के किसी बेटे को खड़ा होना पड़ेगा। उस दायित्व को डिस्चार्ज करने की जिम्मेवारी आज हम अपने कंधों पे उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में 2024 दूर नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सशक्त तरीके से हम सनातन की सुरक्षा के लिए कदम उठा पाएंगे। देखिए अध्यक्ष जी, एक सवाल ये आता है कि अभी जैसे कि अभी बहुत फिलहाल हाल में ही ये पार्टी की गठन हुई है और अप्रैल के माह में आप बता रहे हैं कि एक इनका महासम्मेलन होने जा रहा है हरिद्वार के अंदर। अभी इसका डेट फिक्स तो नहीं हुआ है? नहीं, हो गया होगा स्वामी जी, 23-24 अप्रैल, 23-24 अप्रैल हरिद्वार में। देखिए एक तो जब से ये पार्टी के गठन की बात हुई, स्वामी जी आप 1 मिनट रुक जाइए जी। अंकुर जी, अभी आपने कुछ बोला था, वो थोड़ा सा मिस गया हो जी। मैं यही कह रहा था कि 23 और 24 अप्रैल को पहला हमारा अधिवेशन हो रहा है मेंबर्स का, और उसमें व्यवस्था भी सब कर ली गई है रहने की। वहां पे जो लोग पहुंच रहे हैं पूरा वो हो रहा है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। स्वामी जी आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ जी जी स्वामी जी। देखिए जैसे लोगों का हमारे पास फोन आ रहा है अभी, देखिए क्योंकि सत्ता आपको देख रहे हैं कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ है, और अन्य स्टेट में भी आप देख रहे हैं, अगर 2-4 स्टेट को छोड़ दें तो सारे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये लोग जब भी कोई नई पार्टी, जब इन्हें डर लगने लग जाता है, इन्हें लगता है कि जो मेन मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर, जो सनातनी का मेन मुद्दा है उस मुद्दा को लेकर के अंकुर शर्मा जी अब ये अपना प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो इन लोगों को खतरा पैदा होने लग जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि सभी पार्टियों को खतरा होगा, क्योंकि आज तक इन्होंने सनातनियों को ठगा है, सनातनियों को मीठी मीठी चुपड़ी बात करके उनको मुसलमानों से डर दिखा करके उनका वोट लिया और अपना उल्लू सीधा किया है। तो उन लोगों को अभी से हड़कंप है। जैसा कि एक बयान भी अभी मिला था कि हम सोशल मीडिया की पार्टी नहीं है, हम जमीनी है, और ऐसी बातें ये लोग, अभी तो और बढ़ेगी जब आपका हरिद्वार में ये पहला सम्मेलन होगा, जब ये अधिवेशन होगा, तब इन लोगों की बौखलाहट और शुरू होगी। तो क्या लगता है अंकुर जी की हम लोग जो है अभी 2024 में इलेक्शन है, 2024 में बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद अपना करके सबको मतलब बेकार करने में लग जाते हैं, यानी कि उनको चुप करवाने में, या उनका किसी प्रकार से आरोप लगा करके ये तो वोट काटने के लिए खड़ा हो रहा है, ऐसी बहुत सारे आरोप लगेगी आपके ऊपर। तो हम लोग कैसे लड़ेंगे इससे? आप कैसे लड़ेंगे इन भारतीय जनता पार्टी को? इनके पास तो बाहुबल है, इनके पास धन है, इनके पास पूरे 9 साल से इन्होंने पैसा बटोर रखा है, इनका कोष भी बहुत बड़ा है, क्योंकि चूंकि आप तो एक सच्चे सनातनी सिपाही हैं, आपको तो ये जो 7 वचन है आपका, इनको पूरा करना, इनके साथ साथ और भी वचन आएंगे इसमें, अभी जो भी आ जाएगा। तो इस तरह से अभी जो हम फाइट करेंगे, सीधा हमारा जो फाइट होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगी। और स्टेट में क्या है कि स्टेट में अगर किसी स्टेट में और दूसरा कोई गवर्नमेंट है उससे होगी, और केंद्र में जो होगी वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से होगी। तो 2024 का क्या रहेगा? 2024 में क्या हम अपने सभी जिलों में, भारत के सभी जिलों में, क्या हम पार्लियामेंट के मेंबर के लिए, एमपी के लिए, क्या हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे? आप देखिए 100% हमने यही निर्णय किया है कि 2024 में पूरे सशक्त तरीके से एकम सनातन भारत के कैंडिडेट्स अक्रॉस नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट खड़े किए जाएंगे। यही उद्देश्य है। और 2015 ऑनवर्ड्स ही भाजपा की जो सरकार जम्मू कश्मीर में रही और केंद्र में भी रही, उसके खिलाफ ही हमारा सनातन के इंटरेस्ट में सारा संघर्ष रहा है। माइनॉरिटी संबंध में जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, वो हमने केंद्र सरकार के खिलाफ ही लड़ा। भाजपा सरकार उस समय जम्मू कश्मीर में थी, उसके खिलाफ ही लड़ा। लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट के संबंध में जो हमारा सारा संघर्ष रहा, वो इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में रहा। रसाना कठुआ में जो केस हुआ था, जिसे आईएसआई और पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट एलिमेंट्स ने इस्तेमाल किया था हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाने के लिए,
वो भी हमने इन सरकारों के खिलाफ ही लड़ा। और अगर आप मेरी पृष्ठभूमि स्वयं व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे, या फिर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रजिस्टर्ड है जम्मू में, एकजुट जम्मू पार्टी, जिसे अब हम और बड़ा करके इस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनका संघर्ष आप देखेंगे तो इन्हीं के साथ रहा है। तो देखिए, साम दाम दंड भेद का जो जवाब देना है, हम पिछले 7-8 साल से दे रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और धर्म के रास्ते पे जब आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि निडर होके ही चलते हैं, और जब आप धर्म के रास्ते पे निडर हो जाते हैं और होते ही हैं, तो ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर रहती है। मुझे लगता है कि हमारा प्राइम फोकस इस समय पॉजिटिव एक्टिविटी, सनातन के संबंध में जो करने की आवश्यकता है उस संबंध में करने की दिशा में ही रहेगी। हमारा प्राइम फोकस यही है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल इस विश्वास को अपने मन में रख के जुड़ रहे हैं कि अब सनातन के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो सनातन के मूल सिद्धांतों का असली तरीके से क्रियान्वयन करने का समय आया है। आप इसे ईश्वरीय आदेश मानिए। ये एक बड़ी बात है कि आज इस नाम से एक सनातन भारत के नाम से पार्टी बनी है। जनता का समर्थन इस कदर मिल रहा है, अभी तो केवल सोशल मीडिया हैंडल्स से ही हमने अपनी शुरुआत की है। यही भविष्य है। और जिस पार्टी के बारे में हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ताकतवर है, बाहुबल है, धनबल है, वो अपनी प्राइम पे इस समय है, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद ही डिक्लाइन शुरू होना है, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की घोषणा के बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, और 2024 शुरू होते-होते हम अच्छे तरीके से इन्हें मसलने में सफल हो जाएंगे। जी देखिए अंकुर जी, काफी स्वामी जी 1 मिनट आप रुक जाइए, एक आप बोलिएगा। अंकुर जी, काफी लोगों का एक ये कहना है कि किसी भी पार्टी का एक निशान होता है, जैसे कि उसका एक अपना झंडा होता है या एक चुनाव का कोई एक निशान चिन्ह होता है। तो काफी हमारे भाई को ये कहना है कि आपकी जो पार्टी का झंडा होगा उसको आप मतलब क्या सोच रहे हैं आप नहीं, झंडे देखिए, पे लेकर? मैं केवल अकेले उस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जितने भी पार्टी के जी। फाउंडर मेंबर्स हैं वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और हुँ। 23 और 24 को जब वहां पे बैठेंगे तो इन्हीं हुँ, विषयों पे हुँ। चर्चा होगी। चाहे वो संविधान बनाने की बात हो, ये तो हुँ, सप्त हुँ। सिद्धांत आ गया, टॉपिक आ गया ना, हमारा मूल आ गया। मैनिफेस्टो बनाने की बात हुँ, हो, हुँ। लोगो बनाने की बात हो, झंडा बनाने की बात हो, तो देखिए, सनातन सम्मत ही सब कुछ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को इंक्लूड करके ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई बेटर आइडिया आ जाएगा, हम उस बेटर आइडिया को करेंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ हुँ, के लिए तो हुँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि बेटर आइडिया को जगह दी जाए, तो वो चर्चा के हुँ, बाद ही हुँ। संभव हो सकता है। तो चर्चा 23-24 को इसी हुँ, संबंध में हुँ। की गई है। और जहां तक सिंबल की बात है जो चुनाव लड़ने के लिए उपयोग में आएगा, देखिए, सिंबल जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है तो चुनाव लड़ने तक उसे सिंबल कोई नहीं दिया जाता है। चुनाव के समय पे ही हुँ। सिंबल होगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स जी। होंगे, फिर सुविधा हो जाएगी अच्छा। कि चूंकि हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होंगे, तो हमारे कैंडिडेट्स को ये सुविधा हो जाएगी कि क्रॉस द लेंथ हुँ, एंड ब्रेड्थ ऑफ हुँ। द कंट्री, जहाँ पे भी हमारी पार्टी की टिकट लोगों को मिली है, उनको वही कॉमन सेम सिंबल मिल हुँ। जाएगा। तो सिंबल जो तय होगा, जो डिक्लेयर होगा, हुँ, वो हुँ। इलेक्शन में होगा, यानी 2024 में ही। उससे पहले सिंबल हमें अलॉट नहीं अच्छा। हो सकता। और फिर चुनाव लड़ने के बाद अगर सम परसेंटेज ऑफ जी। वोट्स या कुछ लेते हैं, तो फिर जो भी हमारी चाहत का सिंबल होगा, जो कानून के तहत हमें दिया जा सकता है, वो हमारे लिए रिजर्व हो जाएगा, फिर जिसे आप अपना परमानेंट सिंबल कह सकते हैं।